ये कहानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से शुरू होती है, जहां अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस मुंबई के लिए रवाना होने को तैयार थी। लेकिन उस रात फर्स्ट क्लास के केबिन ए में जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। अध्याय 1, रहस्यमयी सहयात्री। आर्यन, एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी व्यस्त जिंदगी से छोटा सा ब्रेक लेकर मुंबई जा रहा था। उसने फर्स्ट क्लास का कूपे बुक किया था, ये सोचकर कि सुकून से सफर कटेगा। केबिन नंबर 3 में उसकी सीट थी। जब वो अंदर पहुंचा तो वहां पहले से ही एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। सफेद बाल, गहरे रंग का चश्मा और हाथों में एक पुरानी चमड़े की डायरी। आर्यन ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, लेकिन बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस अपनी डायरी में कुछ लिखे जा रहे थे। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और दिल्ली की रोशनी पीछे छूटने लगी। जैसे ही ट्रेन ने मथुरा पार किया, केबिन का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन ने अपना कंबल ओढ़ लिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी सड़न वाली गंध है, जैसे बरसों पुरानी बंद पड़ी कोई कब्र खुल गई हो। अध्याय 2, आधी रात की दस्तक। रात के 2 बजे थे। ट्रेन कोटा के जंगलों से गुजर रही थी। आर्यन की नींद अचानक एक कर्कश आवाज से खुली। उसे लगा जैसे कोई केबिन के दरवाजे को बाहर से खुरच रहा हो। खुर्र, खुर्र, खुर्र। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा। वे अभी भी उसी मुद्रा में बैठे थे, लेकिन अब उनकी डायरी खुली थी और वे आर्यन को एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस एक गहरा काला खालीपन था। बेटा, कभी सोचा है कि पटरी पर बिछी ये गिट्टियां इतनी लाल क्यों होती हैं? बुजुर्ग की आवाज ऐसी थी मानो कोई सूखा पत्ता टूट रहा हो। आर्यन घबरा गया। जी? मैं समझा नहीं। बुजुर्ग हंसे, एक खोखली हंसी। क्योंकि हर रात ये ट्रेन किसी ऐसे को चुनती है जो वापस मुंबई नहीं पहुंचता। अध्याय 3, गायब गलियारा। डर के मारे आर्यन केबिन से बाहर निकला ताकि वो अटेंडेंट को बुला सके। जैसे ही वो गलियारे में आया, उसके होश उड़ गए। फर्स्ट क्लास का वो आलीशान गलियारा अब जंग लगा हुआ और पुराना दिख रहा था। कालीन फटा हुआ था और छत से खून जैसा कोई गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसने पीछे मुड़कर अपने केबिन को देखा तो वहां कोई दरवाजा ही नहीं था, सिर्फ एक ठंडी लोहे की दीवार थी। वो भागने लगा। कोच के अंत में पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा है, लेकिन उस ताले पर 1984 लिखा हुआ था। अचानक ट्रेन की लाइटें जलने बुझने लगीं। गलियारे के दूसरे छोर पर उसे एक साया दिखा, एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। वो बच्चा धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। अध्याय 4, समय का चक्रव्यूह। आर्यन पागलों की तरह भागते हुए अगले कोच में गया, लेकिन वो हैरान रह गया। वो फिर से उसी केबिन नंबर 3 के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खोला। अंदर वही बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में आर्यन का लैपटॉप था। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है आर्यन, बुजुर्ग ने कहा। आर्यन ने चिल्लाते हुए पूछा, आप कौन हैं? ये सब क्या हो रहा है? बुजुर्ग ने चश्मा उतारा। उनकी त्वचा गलकर नीचे गिर रही थी। मैं इस ट्रेन का वो बदकिस्मत ड्राइवर हूं जिसने 40 साल पहले इसी पटरी पर खुदकुशी की थी, और आज मुझे एक नए शरीर की जरूरत है। ट्रेन की रफ्तार अचानक इतनी बढ़ गई कि सब कुछ धुंधला होने लगा। आर्यन को महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा है। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अध्याय 5, मुंबई का आखिरी स्टेशन। अगली सुबह जब अगस्त क्रांति एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल पहुंची तो फर्स्ट क्लास के केबिन नंबर 3 के बाहर अटेंडेंट ने दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया तो केबिन खाली था। ना सामान था, ना आर्यन। बर्थ पर बस एक पुरानी चमड़े की डायरी पड़ी थी। अटेंडेंट ने उसे खोलकर देखा। आखिरी पन्ने पर एक नई तस्वीर छपी थी, आर्यन की तस्वीर, जिसके नीचे लिखा था, नया यात्री, सीट सुरक्षित है। स्टेशन की भीड़भाड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक युवक जो बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था ट्रेन से उतरा और काली आंखों के पीछे एक शातिर मुस्कान लिए भीड़ में गायब हो गया। मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अफरा तफरी मची थी। आर्यन का सामान गायब था,
लेकिन वो आर्यन जैसा दिखने वाला शख्स स्टेशन की भीड़ में ओझल हो चुका था। असल आर्यन अब उस पुरानी डायरी के पन्नों में कैद था, एक ऐसी रूह बनकर जो केवल ट्रेन की खिड़कियों के अक्स में दिखाई दे सकती थी। अध्याय 6, परछाई का पीछा। आर्यन की मंगेतर तारा स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने आर्यन को बाहर निकलते देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। आर्यन की चाल में एक सैन्य अनुशासन था जो पहले कभी नहीं था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो तारा के लिए हमेशा होती थी। आर्यन, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। जैसे ही उसका हाथ आर्यन की कलाई से छुआ, उसे एक बर्फीली ठंडी लहर महसूस हुई। वो इंसान नहीं, बर्फ का एक पुतला लग रहा था। आर्यन ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, नेटवर्क नहीं था तारा, चलो घर चलते हैं। तारा खामोश रही, लेकिन उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि ये वो शख्स नहीं है जिसे वो प्यार करती थी। अध्याय 7, डायरी का सुराग। इधर रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर राणा को वो पुरानी डायरी मिली जो केबिन नंबर 3 में छूट गई थी। राणा सालों से अगस्त क्रांति में होने वाली रहस्यमयी गुमशुदगी के केस देख रहे थे। उन्होंने डायरी खोली। डायरी के पन्ने पलटने पर उन्हें चौंकाने वाली बात दिखी। 1984 से लेकर अब तक जितने भी लोग इस ट्रेन से गायब हुए थे, उन सबकी हाथ से बनी तस्वीरें उस डायरी में थीं। और सबसे डरावनी बात, हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी जो उनके मरने की नहीं बल्कि उनके प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट की तारीख थी। अचानक डायरी का एक पन्ना अपने आप पलटा। वहां आर्यन की तस्वीर धुंधली होने लगी थी और उसके बगल में एक नया स्केच उभर रहा था। वो स्केच किसी और का नहीं बल्कि तारा का था। अध्याय 8, घर में शैतान। मुंबई के एक पॉश अपार्टमेंट में तारा और आर्यन रात का खाना खा रहे थे। आर्यन चुपचाप अपनी प्लेट को देख रहा था। उसने एक निवाला भी नहीं तोड़ा था। तुम खा क्यों नहीं रहे? तारा ने पूछा। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी गर्दन से एक अजीब सी चरचराहट की आवाज आई, जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। मुझे अब इस खाने की जरूरत नहीं है तारा, मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? तारा का गला सूख गया। तुम्हारी यादें, तुम्हारी धड़कनें। आर्यन की आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। उसके चेहरे की खाल एक तरफ से ढीली होकर लटकने लगी। उसके नीचे कोई मांस नहीं बल्कि सिर्फ काला धुआं था। तारा पीछे की ओर भागी, लेकिन घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अध्याय 9, इंस्पेक्टर की दौड़। इंस्पेक्टर राणा अपनी जीप लेकर आर्यन के पते की ओर भागे। उन्होंने डायरी के साथ एक तांत्रिक पंडित जी को भी लिया था जो रूहों के इस खेल को समझते थे। साहब, ये कोई साधारण भूत नहीं है, पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा। ये छलावा है। यह इंसानों को मारकर उनका रूप नहीं लेता बल्कि उनकी आत्मा को ट्रेन के उस शापित कोच में कैद कर देता है और खुद उनकी जगह दुनिया में जीने लगता है। जैसे ही वे अपार्टमेंट पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग की लाइटें गोल गोल घूम रही थीं। हवा में वही सड़न वाली गंध थी जो ट्रेन के केबिन में आर्यन ने महसूस की थी। अध्याय 10, कांच के पीछे की सच्चाई। तारा बेडरूम में बंद थी। तभी उसे ड्रेसिंग टेबल के आईने में कुछ हलचल दिखी। आईने के अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में उसे असली आर्यन दिखाई दिया। वो चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज आईने के बाहर नहीं आ पा रही थी। उसने आईने पर हाथ मारा तो खून के निशान उभर आए। आर्यन! तारा रोने लगी। आईने वाले आर्यन ने इशारे से उसे पीछे हटने को कहा। तभी कमरे का दरवाजा टूट गया। वो छलावा, नकली आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो वही 1984 वाला ड्राइवर था। अब तुम्हारी बारी है तारा। अगस्त क्रांति का अगला सफर शुरू होने वाला है। अध्याय 11, मुक्ति का मंत्र। ठीक उसी पल इंस्पेक्टर राणा और पंडित जी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। पंडित जी ने गंगाजल और एक विशेष धातु की जंजीर उस छलावे पर फेंकी। छलावा जोर से चीखा। उसकी आवाज किसी जानवर जैसी थी। जल्दी करो, आईना तोड़ दो, पंडित जी चिल्लाए। अगर आईना टूट गया तो रूहें बाहर आ जाएंगी और ये शैतान वापस ट्रेन में खिंच जाएगा। तारा ने पास पड़ा एक भारी लैंप उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। कड़क, कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए।
एक तेज रोशनी हुई और पूरे कमरे में बर्फीली हवा का बवंडर उठा। वो नकली आर्यन धुएं में तब्दील होकर खिड़की से बाहर निकल गया और उस धुएं के साथ एक चीख सुनाई दी जो सीधे रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। अध्याय 12 अंत या शुरुआत। धुआं छंटने के बाद फर्श पर असली आर्यन बेहोश पड़ा था। वो वापस आ चुका था, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे याद नहीं था कि दिल्ली से मुंबई के बीच क्या हुआ। अगले दिन इंस्पेक्टर राणा ने वो डायरी जलाने की कोशिश की, लेकिन आग ने डायरी को छुआ तक नहीं। हार मानकर उन्होंने उसे मालखाने के सबसे अंधेरे कोने में डाल दिया। अध्याय 13 शून्य की ओर वापसी। आर्यन वापस तो आ गया था, लेकिन वो पूरी तरह सामान्य नहीं था। उसे सोते समय पटरियों के टकराने की आवाजें सुनाई देती थीं। उसे महसूस होता था कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी उस लोहे के डिब्बे में कहीं जकड़ा हुआ है। तारा, मुझे वापस जाना होगा, आर्यन ने एक रात पसीने से तरबतर होते हुए कहा। वो ड्राइवर, वो अभी भी यात्रियों को चुन रहा है। जब तक उस कोच का वजूद रहेगा, ये सिलसिला नहीं थमेगा। तारा ने उसका हाथ थाम लिया। हम अकेले नहीं जाएंगे, इंस्पेक्टर राणा और पंडित जी हमारे साथ हैं। इंस्पेक्टर राणा ने रेलवे के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले थे। उन्हें पता चला कि 1984 में जिस ड्राइवर ने खुदकुशी की थी, उसका नाम शंकर था। वो निर्दोष था, लेकिन उस पर एक बड़े रेल हादसे का झूठा आरोप लगाया गया था। उसने अपमानित होकर केबिन नंबर 3 में ही अपनी जान दे दी थी। उसका बदला अब एक अंतहीन भूख बन चुका था। अध्याय 14 आखिरी सफर की तैयारी। योजना साफ थी। उसी तारीख को, उसी ट्रेन के उसी केबिन में वापस जाना और शंकर की रूह को मोक्ष देना या उसे हमेशा के लिए नष्ट करना। पंडित जी ने बताया, हमें उस डायरी को वापस वहीं ले जाना होगा जहां से वो शुरू हुई थी। वह डायरी शंकर का एंकर है। अगर हम उसे केबिन नंबर 3 के अंदर पवित्र अग्नि में जला दें तो उसका पोर्टल बंद हो जाएगा। रात के 11 बजे थे। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन स्टेशन कोहरे की चादर में लिपटा था। आर्यन, तारा, राणा और पंडित जी ने फर्स्ट क्लास के उसी केबिन में प्रवेश किया। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, हवा का मिजाज बदलने लगा। अध्याय 15 मौत का गलियारा। जैसे ही ट्रेन ने मथुरा स्टेशन छोड़ा, डिब्बे की लाइटें फिर से टिमटिमाईं। इस बार कोई छलावा नहीं था। पूरे कोच की दीवारें गलने लगीं और लोहा इंसानी खाल की तरह फटने लगा। अचानक केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से उसे कोई पीटने लगा। वो आ गया है, पंडित जी चिल्लाए। उन्होंने सुरक्षा का एक घेरा खींचा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार अब अमानवीय रूप से तेज हो चुकी थी। बाहर के पेड़ और स्टेशन बिजली की तरह पीछे छूट रहे थे। तभी गलियारे से शंकर का साया उभरा। इस बार वो और भी भयानक था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसके गले में वही रस्सी लटकी थी जिससे उसने फांसी लगाई थी। तुमने मेरा खेल बिगाड़ने की कोशिश की आर्यन। शंकर की आवाज में हजारों चीखें शामिल थीं। अब तुम सब इस ट्रेन के ईंधन बनोगे। अध्याय 16 रूहानी जंग। इंस्पेक्टर राणा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई, लेकिन गोलियां शंकर के शरीर के पार निकल गईं। पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और पवित्र राख हवा में उड़ाई। जैसे ही राख शंकर को छुई, वो दर्द से कराह उठा। आर्यन, डायरी निकालो, पंडित जी चिल्लाए। आर्यन ने कांपते हाथों से वो पुरानी डायरी निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, शंकर ने हवा में उछलकर आर्यन का गला दबोच लिया। आर्यन का दम घुटने लगा। तारा ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी का त्रिशूल, जो एक छोटी छड़ी जैसा था, उठाकर शंकर की पीठ में घोंप दिया। एक धमाका हुआ। शंकर की रूह कमजोर पड़ी और वो फर्श पर गिर गया। आर्यन ने मौका पाकर डायरी पर आग लगा दी। अध्याय 17 आग और विसर्जन। जैसे ही डायरी के पन्ने जलने लगे, पूरी ट्रेन हिलने लगी। केबिन नंबर 3 के अंदर फंसे हुए पुराने यात्रियों की आत्माएं धुएं के रूप में बाहर निकलने लगीं। आर्यन ने देखा कि वे लोग डरे हुए नहीं थे, बल्कि आजाद होने की खुशी में मुस्कुरा रहे थे। शंकर की रूह जलते हुए पन्नों के साथ राख होने लगी। उसकी जलती हुई आंखों में आखिरी बार एक पछतावा दिखा। मुझे बस इंसाफ चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा और गायब हो गया। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया। सब कुछ काला हो गया।
अध्याय 18 सूरज की पहली किरण। जब आर्यन की आंख खुली तो सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। ट्रेन रुकी हुई थी। वो और तारा मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित थे। उनके पास न तो वो डायरी थी न ही कोई निशान। इंस्पेक्टर राणा उनके पास आए। वे भी सुरक्षित थे, लेकिन उनके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। क्या सब खत्म हो गया? तारा ने धीरे से पूछा। पंडित जी ने दूर जाती हुई ट्रेन की ओर देखा। शंकर चला गया, डायरी जल गई। लेकिन याद रखना, पटरियों का अपना एक इतिहास होता है। कुछ निशान कभी नहीं मिटते। अध्याय 19 उपसंहार डी एपिलॉग। आर्यन और तारा अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। एक रात आर्यन ने अखबार खोला। पहले पन्ने पर एक खबर थी। रेलवे अधिकारियों के लिए पहली बनी अगस्त क्रांति एक्सप्रेस। रात के समय यात्रियों ने रिपोर्ट किया कि फर्स्ट क्लास के केबिन नंबर 3 से अब कोई डरावनी आवाज नहीं आती, बल्कि वहां से चमेली के फूलों की खुशबू आती है। आर्यन मुस्कुराया। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां से एक खिलौना ट्रेन गुजर रही थी। उसने कसम खाई कि वो अब कभी ट्रेन का सफर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर एक नया धुंधला सा स्केच उभर रहा था। वो स्केच किसी और का नहीं, बल्कि उसी डायरी का था जिसे उसने जलते हुए देखा था। अंत।